जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 1 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 1 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में जितने भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 1 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। पहला ऑप्शन है 13.05%, दूसरा ऑप्शन है 8.84%, तीसरा ऑप्शन है 9.09 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 9.09%। बताइए ना बनेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इस टाइप के कई प्रश्न हम लोगों ने पीछे के सेशन में करा है। ध्यान दीजिएगा कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उसमें सॉल्यूशन में मास परसेंटेज कितना होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पीछे के सेशन में आपने फार्मूला बताया है कि जब भी द्रव्यमान प्रतिशत की हम लोग बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि विलय का द्रव्यमान अब बटा कुल बिलियन गुना 100, ये क्या होता है, तो किसी भी सॉल्यूशन में द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको पीछे के सेशन में ये भी बताया है कि क्वेश्चन में जो चीज़ छोटा अमाउंट में रहता है वो क्या होता है, तो आप कहते हैं वो विलय होता है। और मेरे मित्र जो चीज़ बड़ा अमाउंट में रहता है वो क्या होता है, तो आप कहते हैं विलायक होता है। और विलियन जब भी फॉर्म होता है तो विलय और विलायक के कंपोजिशन से यानी कि जुटने से फॉर्म होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हमारा विलय कितना होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 32 ग्राम है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो हमारा कम अमाउंट में है वो क्या है, आप कहेंगे नमक है। तो हमारा नमक क्या हो जाएगा, आप कहेंगे विलय। तो विलय कितना ग्राम है, आप कहेंगे 32 ग्राम। और ध्यान दीजिएगा कि नमक को किस में घुलाया जा रहा है, तो आप कहेंगे पानी में। और पानी का ग्राम कितना है, तो 320। तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे विलायक हो जाएगा। तो विलायक यहाँ पे ब्रैकेट में हम पानी लिख दे रहे हैं, ये कितना है, आप कहेंगे 320 ग्राम। मेरे मित्र जरा सा आप हमको ये बताओ कि जब विलय और विलायक को एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा, मतलब कि नमक और पानी को एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा, तब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब मिलाया जाएगा तो ये विलियन तैयार हो जाएगा। और जो हमारा टोटल बिलियन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 320 ग्राम और प्लस 32 ग्राम। ये क्या हो गया आपका, आप कहेंगे कुल बिलियन का द्रव्यमान हो गया। जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 2 और 3 2 5 और ये यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि जो हमारा टोटल बिलियन हो जाएगा वो हो जाएगा 352 ग्राम। आपको क्या निकालना है, मास प्रतिशत निकालना है। फॉर्मूला क्या है, विलय का द्रव्यमान बटा कुल बिलियन गुना 100। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी फॉर्मूला में जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग पुट कर देंगे। आप क्या कहेंगे कि विलय के द्रव्यमान के जगह हम लोग 32 लिखेंगे और साथ ही कुल बिलियन हमारा 352 ग्राम है, गुना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 9.09% के आसपास आएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल और कई दफ़ा मैंने आपको बताया है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य से। पहला ऑप्शन है आधुनिक आवधिक नियम, दूसरा ऑप्शन है डॉबरेनर-ट्राइट और तीसरा ऑप्शन है ऑक्टेट के न्यूलैंड नियम और चौथा ऑप्शन है आपका मेंडलीफ का आवधि नियम। बताइए ना बनेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है आपसे,
आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज की। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है पास्कल, चौथा ऑप्शन है टेस्ला। बताइए ना बनेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जहाँ पे भी बात करी जाएगी विभवांतर एवं विद्युत धारा के बीच संबंध की, V एवं I के बीच रिलेशन की, तो हम लोग किसको याद करेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोग ओम्स लॉ को याद करेंगे, यानी कि ओम के नियम को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि ओम नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था। क्या बताया था सर? कि अगर किसी परिपथ की टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, तापमान को नियत रखा जाए, तो उससे जो बहने वाली विद्युत धारा होगी वो उस परिपथ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगी। मतलब क्या कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं? V समानुपाती I होता है। क्या होता है? V समानुपाती I होता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया जाए तो V इक्वल टू क्या हो जाता है? IR हो जाता है। V इक्वल टू क्या हो जाता है? IR हो जाता है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये जो R है इसी को क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ कांस्टेंट बोला जाता है, यानी कि ओम के नियम का नियतांक बोला जाता है। और साथ ही ये है क्या? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये प्रतिरोध है। तो मेरे मित्र आप सभी ये भी अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि जरा सा ये बताओ कि ओम्स लॉ का कांस्टेंट किसे बोला जाता है, नियतांक किसे बोला जाता है, तो आप कहेंगे प्रतिरोध को ओम के नियम का नियतांक बोला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो आपका फॉर्मूला है इससे आप 3 फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। कैसे? तो ध्यान देंगे कि पहला, अगर आपके क्वेश्चन में विद्युत धारा और प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा तो आप तो विभवांतर आसानी से निकाल लेंगे। और दूसरा, आप I इक्वल टू यहाँ पे V बटा R भी कह सकते हैं। I इक्वल टू क्या कह सकते हैं? V बटा R भी कह सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में अगर विभवांतर और प्रतिरोध दिया हुआ रहे तो आप क्या निकाल सकते हैं? विद्युत धारा निकाल सकते हैं। और ध्यान देंगे यहाँ पे आप R इक्वल टू V बाय I भी कह सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी अगर हमारे क्वेश्चन में विभवांतर और विद्युत धारा दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं? प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज की, आप सभी कहेंगे ओम नामक वैज्ञानिक ने की। और इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ओम का नियम जो है वो किसके बीच में संबंध बताता है? तो विभवांतर और धारा के बीच में संबंध बताता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो न्यूटन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हो या फिर गति का नियम हो, ये किसने बताया? आप कहेंगे न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में तो पास्कल भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी जो प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू फोर्स बटा एरिया कहते हो, तो ये जो फोर्स बटा एरिया है इस चीज़ के बारे में किसने बताया था? तो आप कहते कि गुरुजी पास्कल ने बताया था। और इसीलिए पास्कल के सम्मान में हम लोग प्रेशर का यूनिट क्या रखे हैं? तो आप कहते हैं पास्कल रखे हैं। और आप सभी कहते हैं कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना होता है? तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो टेस्ला भी दिया हुआ है। तो 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है? आप कहते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और टेस्ला जो है वो किस चीज़ का यूनिट होता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे, ना हो तो लिख लेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो आप याद रखेंगे टेस्ला होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। ऑप्शन दिया हुआ है संवहनी संबंधी, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र संबंधी, और आपका तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन संबंधी, और चौथा ऑप्शन है श्वसन संबंधी। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपके चारों ऑप्शन में ऑर्गन सिस्टम का नाम दिया गया है, इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो आपके बॉडी में तरल पदार्थों के संचरण में मदद करती है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी संचरण की बात की जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं किसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? तो आप कहेंगे परिवहन तंत्र को डिस्कस कर रहे हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परिवहन तंत्र को ही क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे संचरण तंत्र बोला जाता है, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे गुरुजी इसी को संवहन तंत्र भी बोला जाता है। और मेरे मित्र इन सभी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं?
तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आपके बॉडी के अंदर जितने भी तरल पदार्थों का संचरण होता है एक जगह से दूसरे जगह, वो किसके सहायता से होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के सहायता से होता है, और इसी को क्या बोला जाता है? परिवहन तंत्र बोला जाता है, या फिर संचरण तंत्र बोला जाता है, या फिर संवहन तंत्र बोला जाता है। तो भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ही ऑप्शन में संवहनी संबंधी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में ख्याल आएगा कि गुरुजी ये बताओ, ये जो हमारा परिवहन तंत्र है इसमें कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसका जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है, जिसको हम लोग हिंदी में रक्त कहते हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्या होता है? तो आपका ब्लड वेसल्स होता है। क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। और फिर क्या होता है? तो सर हार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेन ऑर्गन किसे बोला जाता है? तो मेन ऑर्गन हार्ट को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यही क्या करता है? आपके पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, यानी कि रक्त को पंप करता है। तो आप ये आसानी से कह सकते हो कि आपके बॉडी में जो ब्लड है और जो ब्लड वेसल्स है और साथ ही साथ जो हार्ट है, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? तो सर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का निर्माण करते हैं, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? परिवहन तंत्र बोला जाता है, या फिर संचरण तंत्र, या फिर संवहन तंत्र। आप कहेंगे चलो सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि हमारे ऑप्शन में जो तंत्रिका तंत्र संबंधी दिया हुआ है ये क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोला जाता है। और आप जो कुछ भी थिंक करते हो या आपके अंदर जो कुछ भी इमोशन आता है, फीलिंग्स आता है, इन सभी का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि आपके नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कौन होता है? ब्रेन होता है। और ध्यान दीजिएगा कि ब्रेन स्पाइनल कोड यानी कि मस्तिष्क और जो आपका मेरुरज्जु है, और साथ ही साथ जो अलग अलग तरह की तंत्रिकाएं होती है, नर्व सेल होती है, ये सब मिलकर के क्या करते हैं? ये सब मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो उत्सर्जन संबंधी भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरे मित्र इसी को इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं उस दौरान बहुत सारे आपके बॉडी में अपशिष्ट मटेरियल भी क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, वेस्टेज मटेरियल भी फॉर्म होते हैं, जिसका यूज़ आपके बॉडी को नहीं होता है। तो वो जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो टाइम टू टाइम आपके बॉडी से बाहर आ जाता है, चाहे वो स्वेट के रूप में आए, पसीना के रूप में आए, या फिर यूरिन के रूप में आए, या फिर स्टूल के रूप में आए। उसको टाइम टू टाइम क्या होता है? बॉडी से बाहर निकलना होता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसका मेनली वर्क क्या होता है? इसका मेनली वर्क होता है शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ बने होते हैं, जिसका आपके शरीर में कोई यूज नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालना। और ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो इसमें मेन पार्ट कौन कौन सा होता है? तो मेन पार्ट होता है किडनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। और वृक्क से संबंधित जो अन्य रचनाएं होती है वो भी क्या होते हैं? तो सर उत्सर्जन तंत्र का मेन हिस्सा होता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में श्वसन संबंधी दिया हुआ है। मेरे मित्र इसी को हम लोग रिस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम वैसा सिस्टम है आपके बॉडी में जो क्या करता है? आपको रिस्पिरेशन में मदद करता है, और रिस्पिरेशन के थ्रू ही आपको क्या मिलती है? तो गुरुजी ऊर्जा मिलती है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा उसमें कौन कौन से ऑर्गन होंगे? तो मेरे मित्र हवा आप कहाँ से अंदर लेंगे? आप कहेंगे नाक के थ्रू। तो जो आपका ये नॉस्ट्रिल्स है, यानी कि जो नासिका छिद्र है, और साथ ही साथ जो लैरिंक्स है, और साथ ही जो आपका लंग्स है, यानी कि जो नासिका छिद्र है, और साथ ही जो स्वर यंत्र है, और साथ ही श्वास नली और फेफड़ा, ये सब मिलकर के क्या करते हैं? ये सब मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है पुनर्जनन, दूसरा ऑप्शन है बीजाणु का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है उत्तक संवर्धन, और चौथा ऑप्शन है यौन प्रजनन।
क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी घटना है जिसमें पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। आप कहेंगे गुरुजी ये चीज़ तो हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं। मेरे मित्र, आप सभी ने उत्तक संवर्धन का नाम जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, हिंदी में इसको उत्तक संवर्धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तक संवर्धन बोला जाता है। आप कहेंगे ये होता क्या है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उत्तक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है, उत्तक संवर्धन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग शारीरिक उत्तक या फिर कोशिकाओं को शरीर के बाहर फेवरेबल कंडीशन में डेवलप किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो विकसित किया जा सकता है। तो आप सरल शब्दों में ये कह सकते हो कि टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शारीरिक उत्तक या कोशिकाओं को शरीर के बाहर फेवरेबल कंडीशन में क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है, जो कि क्या होता है? तो गुरुजी रोग मुक्त होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी घटना है जिसमें पौधे केवल एक जनक के द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है, तो आप कहेंगे उत्तक संवर्धन क्या है? ऐसी प्रक्रिया है या फिर ऐसी घटना है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि जरा सा ये बताओ कि पादप उत्तक संवर्धन का जनक किसे बोला जाता है, पादप उत्तक संवर्धन का जनक किसे बोला जाता है, तब आप सभी किसका नाम लेंगे? तब आप सभी हैबरलैंड नामक वैज्ञानिक का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? हैबरलैंड नामक वैज्ञानिक का नाम लेंगे। तो आप ये चीज़ भी अपने माइंड में रखेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो पुनर्जनन दिया हुआ है। मेरे मित्र, इसी को रीजनरेशन कहते हैं, और कई बार मैंने अपने सेशन में आपको बताया है। ये क्या है? तो अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में बीजाणु का निर्माण है, तो भाई मेरे बीजाणु निर्माण प्रक्रिया को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे बीजाणु का निर्माण कहा जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो यौन प्रजनन है। मेरे मित्र, कई बार ये चीज़ भी मैंने आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यौन प्रजनन भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? लैंगिक जनन भी कहते हैं। और इसमें कितने पेरेंट्स की जरूरत होती है? तो आप कहते हैं 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को डैश कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सिंथेटिक संकेतक, दूसरा ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी संकेतक, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संकेतक, और चौथा ऑप्शन है आपका एसिड बेस संकेतक। बताइए ना बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी कई दफ़ा आपने बताया है और हम लोगों को आंसर मालूम है। तो भाई मेरे सही आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत हैं? पहला आपका स्टेटमेंट है ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है, और आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि जल आसूत यानी कि आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। और आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है ना तो ए और ना ही बी सही है, दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, और तीसरा ऑप्शन है केवल ए सही है, और चौथा ऑप्शन है केवल बी सही है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे फैक्ट याद रखने होंगे, और इसमें कोई और कंसेप्ट नहीं है कि जिसके थ्रू आप इसको बिना याद रखे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल यानी कि साउंड स्पीड कितनी होगी? तो आप सभी ध्यान में रखना कि 316 मीटर पर सेकेंड होगी। कितनी होगी? 316 मीटर पर सेकेंड होगी। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ही आसूत जल, जिसको हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं, तो आसूत जल में साउंड की स्पीड कितनी होगी यानी कि ध्वनि की गति कितनी होगी? तो आप सभी इस चीज़ को कंठाग्र कर लेंगे, 1498 मीटर पर सेकेंड होगी।
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट बी भी सही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ऑप्शन बी में ए और बी दोनों सही लिखा हुआ है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है शून्य, तीसरा ऑप्शन है अपरिमित और आपका चौथा ऑप्शन है धनात्मक। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाएं, ये हमारा क्या है, तो आप कहेंगे सड़क होगा, रोड होगा, और इस पे हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन के अनुसार एक कार को दौड़ा देते हैं। सर कार तो सही से नहीं बना, लेकिन आप लोग समझ जाना थोड़ा देर के लिए कि ये क्या है, आपका कार है जो कि इस रोड पे चल रहा है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि कार जब चलेगा तो इसका डायरेक्शन क्या है, आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में है। अच्छा ये विपरीत दिशा में हवा का सामना कर रहा है, यानी कि ये जा इधर रहा है, लेकिन हवा जो इधर से लगेगा वो किधर लगेगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसके विपरीत दिशा में लगेगा। कार इधर जाना चाह रहा है जबकि हवा इसको विपरीत दिशा में ले जाना चाह रहा है। तो मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि हवा के द्वारा इस कार पे जो किया गया कार्य है वो क्या होगा। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कार्य जो है वो क्या होता है, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल और विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर विस्थापन बल की दिशा में होती है तब जो हमारा किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, आप कहते हैं धनात्मक होता है। और अगर विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होती है तो किया गया कार्य क्या होता है, तो आप कहते हैं गुरुजी ऋणात्मक होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कार इसी तरफ जा रही है तो हम लोग ये सपोज कर सकते हैं कि गुरुजी फोर्स जो है वो इधर से लग रहा होगा, और जब ये इस तरफ जाते रहेगी, हवा के प्रतिरोध की बात नहीं करेंगे, तब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तब तो किया गया कार्य हमारा क्या हो जाता, धनात्मक हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, हवा की बात की जा रही है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, यानी कि ये जो हवा यहाँ पे कार्य करेगा वो आपको बताना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बड़ा ही सिंपल है, यहाँ से एफ को मिटा दीजिए, ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब साफ है कि कार इस डायरेक्शन में चलते रहेगा, तो विस्थापन का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे विस्थापन का डायरेक्शन तो यही होगा। अब ये हवा विपरीत दिशा में लग रहा है, ये तो हमेशा चाहेगा कि कार को हम धकेल के यहाँ पहुँचा दें, ये हमेशा क्या चाहेगा कि कार को धकेल के हम यहाँ पहुँचा दें, मतलब हवा के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी हवा के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड लग रहा है, जबकि कार के द्वारा विस्थापन इस साइड हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तब जो यहाँ पे किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव होगा। तो भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, आप कहेंगे ऋणात्मक, और सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। पहला ऑप्शन है 5 अन्य कार्बन परमाणु, दूसरा ऑप्शन है 3 अन्य कार्बन परमाणु, और तीसरा ऑप्शन है 2 अन्य कार्बन परमाणु, और चौथा ऑप्शन है 4 अन्य कार्बन परमाणु। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी बात करी जाएगी किसकी, डायमंड की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बात हो रही है हीरा की। ये क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखना, ये कार्बन का अपरूप है।
क्या है सर? आप कहेंगे गुरुजी ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका हीरा है ये प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर होता है, या प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ माना जाता है, कठोर पदार्थ माना जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डायमंड में कार्बन एटम बोले तो कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना में सजे हुए रहते हैं, त्रिविमीय संरचना में सजे रहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डायमंड में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से, प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुटा रहता है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुटा रहता है। हमेशा आपको हीरा के बारे में इतना सा बात अपने माइंड में रखना है। पहला चीज क्या कि जो डायमंड है वो कार्बन का एलोट्रॉप्स है और प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है इसको। और इसमें जो कार्बन परमाणु आपस में जुटे हुए रहते हैं वो त्रिविमीय संरचना में जुटे रहते हैं या सजे रहते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुटा हुआ रहता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर बात करी जाएगी किसकी, बात करी जाएगी ग्रेफाइट की, बात करी जाएगी किसकी, ग्रेफाइट की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अपरूप है, ये भी क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। और साथ ही ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुटा रहता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। ना हो तो ग्रेफाइट के जस्ट आगे में लिख लेंगे कि प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से, 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुटा होता है। और साथ ही अगर कोई आपसे ये पूछे ये बताओ कि क्या ग्रेफाइट हीरा के तरह कठोर होता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ग्रेफाइट जो है वो हीरा का जस्ट उलट होता है, ये कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन दोनों हैं क्या, तो आप कहेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। हीरा में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुटा रहेगा, जबकि जो ग्रेफाइट है इसमें प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुटा रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। और दूसरा है, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, किसकी बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की, और साथ ही साथ किसकी बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं वीक एसिड की, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी किसी भी अम्ल के प्रबलता और दुर्बलता को कैसे आंकते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी अगर प्रबल अम्ल होगा तो इसको जैसे ही जल में घुलाया जाएगा, इसको जैसे ही क्या किया जाएगा, जल में घुलाया जाएगा, जल में घुलाया जाएगा, तो ये क्या करेगा, आप कहेंगे ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देगा, ज़्यादा मात्रा में क्या देगा, H+ आयन देगा। और साथ ही जब दुर्बल अम्ल को क्या किया जाएगा, जल में डिसॉल्व किया जाएगा, जल में घुलाया जाएगा, जल में घुलाया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये कम मात्रा में H+ आयन देगा। मतलब साफ है क्या कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसको जब जल में घुलाया जाएगा तो वो पूरी तरह से आयनित हो जाएगा,
और जब वो पूरी तरह से आयनित होगा तो सर ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, और जो हमारा वीक एसिड होगा उसको जब जल में घुलाया जाएगा तो वो आंशिक रूप से आयनित होगा, और आंशिक रूप से आयनित होगा तो कम मात्रा में H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टेटमेंट ए भी सही है और हमारा स्टेटमेंट बी भी सही है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनित हो जाएगा तो प्रबल अम्ल की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वह H प्लस आयनों की बड़ी मात्रा उत्पादन करेगा। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, यानी कि कम आयनित होता है, वह H माइनस आयनों की कम मात्रा उत्पादन करता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, और इसका उदाहरण भी सही है, जो हमारा एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ये सब के सब क्या है? तो गुरुजी वीक एसिड है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी स्टेटमेंट ए भी सही और स्टेटमेंट बी भी सही, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है वाट, दूसरा ऑप्शन है अर्ग, तीसरा ऑप्शन है किलोवाट, और चौथा ऑप्शन है जूल। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने कई दफ़ा याद करा है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? आप कहते हैं वाट होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो अर्ग भी दिया हुआ है, तो ये बताओ कि ये अर्ग किसका यूनिट होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अर्ग जो है ये कार्य या ऊर्जा का यूनिट होता है। अर्ग किसका यूनिट होता है? कार्य या ऊर्जा का यूनिट होता है। और आप सभी ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले, ये बताओ कि 1 अर्ग इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 टू द पावर -7 जूल। क्या कहेंगे? 10 टू द पावर -7 जूल। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन में किलोवाट भी दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी पूछा जाए कि 1 किलोवाट में कितना वाट, आप कहेंगे 1000 वाट। कितना वाट? 1000 वाट। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में जूल भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे जूल भी किसका यूनिट होता है? तो कार्य या ऊर्जा का यूनिट होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही लॉलीपॉप टाइप सवाल। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? बताइए, पिछले 3-4 सेशन से मैं आपको इस टाइप का प्रश्न करवा रहा हूँ, क्या अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है जेनन, क्लोरीन, ऑक्सेंसो, आर्गन। आप कहेंगे गुरुजी क्लोरीन नोबेल गैस नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? पहला ऑप्शन है 2as = v² - u², दूसरा ऑप्शन है u = v + at, तीसरा ऑप्शन है s = ut + ½ और चौथा ऑप्शन है v = u + at। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्थान और समय के बीच संबंध बता रहा है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग स्थान को यहाँ पे स्थिति बोल दें तो कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा सर। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे स्थान समय या फिर स्थिति समय दोनों करके पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे दूरी और समय करके भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी को यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो आप गति का दूसरा समीकरण पढ़ते हैं s = ut + ½ at², इसमें बराबर के इस साइड क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो s है जिसको हम लोग तय की गई दूरी बोलते हैं। मेरे मित्र, इसी को स्थिति भी बोला जाता है और इसी को आप स्थान भी कह सकते हैं।
तो बराबर के इस साइड इस समीकरण में क्या है, तो दूरी, स्थिति या स्थान जो आपको सही लगे, और बराबर के इस साइड लास्ट में क्या है, तो गुरुजी टी है। तो यहाँ पे हम लोग समय लिख देते हैं और मेरे मित्र यहाँ पे ये डैश वाला साइन लगा देते हैं। और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थान समय, स्थिति समय, दूरी समय के बीच गति का कौन सा समीकरण संबंध बताता है, तो आप सभी याद रखना कि यह समीकरण जो है वो स्थान समय, स्थिति समय और दूरी समय के बीच संबंध बताता है। और एकरे हम लोग क्या कहते हैं, एकरे हम लोग गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। तो हमेशा आप अपने माइंड में रखेंगे कि गति का जो दूसरा समीकरण s = ut + ½ at² है, ये किसके बीच में संबंध बताता है, स्थान और समय के बीच में, स्थिति और समय के बीच में, या फिर दूरी और समय के बीच में। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में 2as = v² - u² लिखा हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका 2as = v² - u² लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v² = u² + 2as। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या है, गति का थर्ड समीकरण है, गति का थर्ड इक्वेशन है, और ये किसके बीच में संबंध बताता है, तो ये वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताता है। किसके बीच में संबंध बताता है, वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताता है। और आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे दूसरे ऑप्शन में u = v + at है। तो भाई मेरे इस टाइप का कोई समीकरण ही नहीं होता है। समीकरण आपका क्या होता है, तो v = u + at होता है। ये क्या है, गति का पहला समीकरण है जो किसके बीच संबंध बता रहा है, तो यहाँ पे v है तो इसको हम लोग वेग बोल लेंगे, और यहाँ पे t है इसको हम लोग समय बोल लेंगे। गति का जो पहला समीकरण है वो वेग और समय के बीच संबंध बताता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है रंध्र, दूसरा ऑप्शन है बाह्य त्वचा, तीसरा ऑप्शन है संवहनी बंडल, और चौथा ऑप्शन है आवरण। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो आपके इस चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा होता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये किस में होता है, तो आप कहते हैं प्लांट में होता है, यानी कि पौधे में होता है। और आप सभी कहते हैं कि पौधे के वायवीय भाग यानी कि रंध्र से पानी का वाष्प के रूप में क्या होना, बाहर निकलना, क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, यानी कि ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो सरल शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि पौधे के शरीर से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और सामान्यतः जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से होती है, तो पौधे के वायवीय भाग से होती है। कहाँ से होती है, वायवीय भाग से होती है, जैसे कि आपका रंध्र वगैरह हो गया, यानी कि स्टोमाटा वगैरह हो गया। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है, आप सभी कहेंगे रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि स्टोमाटा के द्वारा होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है प्लांट में, ये किस चीज़ में मदद करता है, तो ये प्लांट में जड़ से तना तक जल के संवहन में मदद करता है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधे में जल के परिवहन में मदद करता है, तो आप कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। और साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधे के शरीर के तापक्रम को संतुलित करता है, तो आप फिर से क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि पौधे के शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस कौन करता है, तो सर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। पौधे में जड़ से लेकर के तना तक जो जल का परिवहन होता है उसमें मेन रोल कौन प्ले करता है, तो आप कहेंगे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। बताइए ना बनेगा, आप कहेंगे गुरुजी आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में वस्तु का वेग दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, तो आप कहेंगे गुरुजी 120 जूल दिया हुआ है।
और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे के की जगह क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 120 आ जाएगा। हाफ तो रहेगा ही सर, गुना एम तो आपको निकालना ही है, और वी का स्क्वायर है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक रात 2 बार लिख दीजिए, 2 2 जा 4, और आप कहिएगा कि गुरुजी 120 इक्वल टू हो जाएगा 4 दूना 8 एम। ध्यान में रखिएगा कि 15 8 120 होता है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 15 kg। तो आप बताओ सर आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है ओम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है डाइन, और चौथा ऑप्शन है पास्कल। आप कहेंगे गुरुजी इसी सेशन में आपने बताया है कि जो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल होता है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि 1 पास्कल इक्वल टू कितना होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में ओम भी दिया हुआ है, तो ये बताओ कि ओम किसका यूनिट होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका प्रतिरोध आर है इसका यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ओम लिखते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, तो आप कहते हैं कुछ इस तरह से होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में न्यूटन दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि बल का यूनिट क्या होता है। आप कहते हैं गुरुजी न्यूटन होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो डाइन भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब आपसे क्वेश्चन करा जाएगा कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है, बल का एसआई यूनिट, तब आप कहेंगे न्यूटन। और अगर क्वेश्चन करा जाए कि बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे डाइन। क्या कहेंगे, डाइन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि चाल डैश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर मिनट, और चौथा ऑप्शन है किलोमीटर पर सेकेंड। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चाल का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और हमारे पहले ही ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है कटौती, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, तीसरा ऑप्शन है निस्थापन, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलीज। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एल्युमिनियम धातु केवल और केवल इन चारों में से किसके द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। आप कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि एल्युमिनियम धातु केवल वैद्युत अपघटन द्वारा अपने अयस्क से क्या हो सकता है, तो निष्कर्षित हो सकता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, वैद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया या वैद्युत अपघटन प्रक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा जो आपका चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रोलीज लिखा हुआ है, एक्चुअली वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन होगा या फिर इलेक्ट्रोलाइज होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि एल्युमिनियम धातु केवल वैद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर चौथे ऑप्शन के थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग को इग्नोर कर दिया जाए तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। बिल्कुल सही बात है सर। 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। आप कहेंगे गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोल की संख्या क्या होगा और क्वेश्चन में क्या रहे तो किसी तत्व की बात की जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मोल की संख्या इक्वल टू होता है दिया गया द्रव्यमान
दिया गया द्रव्यमान बटा तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो। तो आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या डैश है। आप कहेंगे कि गुरुजी दिया गया द्रव्यमान हमारा 81 है और परमाणु द्रव्यमान कह रहा है कि 27 है, तो 27 दिया क्या होता है? 81। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं। बहुत सारे मित्र कहेंगे ऑब्वियसली बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो हम लोग सीधे कह सकते हैं कि 17 और 10 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 27। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी द्रव्यमान संख्या की बात की जाएगी, यानी कि मास नंबर की बात की जाएगी, तो मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, या ए इक्वल टू पी प्लस एन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जब भी परमाणु संख्या की बात की जाएगी तो परमाणु संख्या को यानी कि एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड इक्वल टू क्या होता है? तो प्रोटॉन की संख्या होता है। क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होता है। और ध्यान में रखिएगा कि चूंकि परमाणु जो होते हैं वो विद्युतता उदासीन होते हैं, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है घटता है और फिर बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता है और चौथा ऑप्शन है कम हो जाती है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा प्रकाश की स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं लगाना था। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आप सभी क्या कहते कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है गति और वेग, दूसरा ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है बल और दबाव, चौथा ऑप्शन है विस्थापन और दूरी। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटी की बात की जा रही है उसका सेम यूनिट नहीं है? आप कहेंगे गुरुजी ये तो चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले ऑप्शन में है गति और वेग। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी गति हो या फिर वेग हो, दोनों के लिए हम लोग ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड लिखेंगे, यानी कि इसका तो समान है। और आपको क्या चूज करना है कि समान नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आप ही ने कई बार बताया है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? आप कहते हैं जूल, यानी कि कार्य और ऊर्जा का भी यूनिट क्या है? तो आप कहेंगे समान है। आपका तीसरा ऑप्शन है बल और दबाव। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी बल और दबाव की बात की जाए तो बल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, जबकि दबाव का जो ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल। और ये जो दोनों हैं उस दोनों का ऐसा यूनिट क्या है? तो आप कहेंगे सर अलग अलग है, डिफरेंट है, यानी कि समान नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन भी तो यही पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो दो फिजिकल राशि हैं उसका यूनिट समान नहीं है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में जो बल और दाब है इसका यूनिट समान नहीं है, और इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो विस्थापन और दूरी भी दिया हुआ है। भाई मेरे, विस्थापन और दूरी की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी दोनों के लिए यूनिट क्या होता है? तो मीटर ही होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? ऑप्शन दिया हुआ है जाइलम,
दूसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है कोलेनकाइमा और चौथा ऑप्शन है एरेनकाइमा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से कौन सा मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग जाइलम की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि जो जाइलम है ये क्या है, तो पौधे का जटिल अस्थायी ऊतक है जो कि किससे बना होता है, तो आप कहते हैं कि मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, तो आप कहते हैं मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और साथ ही जब हम लोग दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो दूसरे ऑप्शन में है आपका पेरेनकाइमा, और मेरे मित्र इसी को आप लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, आप कहते हैं मृदु ऊतक कहते हैं। और ये जो है ये क्या होता है, तो आप कहते हैं जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और आपके तीसरे ऑप्शन में किसकी बात की जा रही है, तीसरे ऑप्शन में कोलेनकाइमा की बात की जा रही है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप कहेंगे स्थूल कोण ऊतक। और ये भी क्या होता है, तो आप कहते हैं गुरुजी ये भी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और आप कहेंगे कि गुरुजी चौथे ऑप्शन में तो एरेनकाइमा है, तो मेरे मित्र एरेनकाइमा जो है वो पेरेनकाइमा का ही क्या होता है, एक अलग प्रकार होता है, जो कि मैंने कई बार अपने सेशन में डिस्कस करा है। और जब आप ये कह रहे हैं कि एरेनकाइमा जो है वो पेरेनकाइमा का प्रकार होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी क्या होगा, तो आप कहेंगे जीवित कोशिकाओं से ही बना होगा। तो आप देख लीजिए कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मृत कोशिकाओं से मिलकर बना है। आप कहेंगे गुरुजी जाइलम, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र इसी क्वेश्चन के साथ आपके 1 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।